नमस्कार, स्वागत है आपका। ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। अल्मोड़ा के अंदर फायर सीजन के बीच वन सरपंचों ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और सरपंचों ने फायर सीजन में वन विभाग का सहयोग करने से साफ तौर पर मना किया, जिससे वन विभाग को जंगल रोड की आग की घटनाओं से निपटने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल अल्मोड़ा जिले के अंदर 2100 से अधिक वन पंचायतें हैं और वर्तमान में शासन ने अल्मोड़ा की सभी वन पंचायतों ने लीसा दोहन और सूखे गिरे पेड़ों की नीलामी पर रोक लगाई, जिससे वन सरपंच नाराज हैं और वन सरपंच संगठनों का ये कहना है कि इस निर्णय से वन पंचायतों को आर्थिक नुकसान हो रहा है और साथ ही जो पेड़ सूख गए हैं या फिर वो टूटते नजर आ रहे हैं वो जंगल की आग से नष्ट हो सकते हैं और उन्हें रोकना चाहिए। जो सबसे बड़ी चीज़ है, आप उप प्रधानों को मानदेय दे रहे हैं, हमारे सरपंच और पंचों को दे दें तो क्या बुरा है। उनको अगर कुछ मिलेगा तो वो एक्टिव रहेंगे, कार्य करेंगे। और 9 सरपंच हैं हमारे यहाँ। 9 पंचों में से अगर उनको जो बाहर पैसा दिया जा रहा है अन्य उनको एनजीओ वगैरह को, उनके बजाय अगर वन पंचायत में डालें तो वो 3-3 घंटा ड्यूटी में करेंगे तो आग कैसे लगेगी। इन सब चीज़ों को जो प्राप्ति हमें नहीं हो रही है तो हम इसके बहिष्कार के घोषणा कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि पूर्ण बहिष्कार हो। अभी उत्तरकाशी में हुआ, आपके देवाल थराली में हुआ। तो वहीं पर अल्मोड़ा की बात करें तो सांसद अजय टमटा ने आज अल्मोड़ा के विकास भवन सभागार के अंदर विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की दिशा की बैठक की है और इसमें उनके द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जनपद के अधिकारियों को निर्देश देते हुए ये कहा गया है कि केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं आज उनकी लोकसभा में धरातल पर उतर रही, जिससे अंतिम छोर के व्यक्ति को मदद मिलती हुई नजर आ रही है और हर एक योजना का लाभ अंतिम छोर का व्यक्ति लेता हुआ दिखाई दे रहा। सड़क, पानी, बिजली, राशन जैसी योजनाएं उनके लोकसभा के 4 जनपदों में मिल रही हैं और लोगों को ये तमाम सुविधाएं मिलती हुई दिखाई दे रही। उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी जो भी समस्या है उसका समाधान तुरंत होना चाहिए और हर एक बुनियादी चीज लोगों तक मुहैया हो सके। अधिकारियों को साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं और योजनाओं का लाभ दूर दराज के क्षेत्र के लोगों को भी मिलना चाहिए। आज अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक जो कि नियमित 3 महीने में होती है, आज की ये बैठक अल्मोड़ा की ली है। इसमें सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और उनकी समीक्षा हुई है। जो भी केंद्र से मिलने वाली योजनाएं हैं उनका अभी तक कितना ज़मीन में योजनाएं उतरी हैं, कितना पैसा बचा है और ख़ास तौर पर जो अभी हमारे जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारत सरकार से जो पानी घर घर तक मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बजट की व्यवस्था मेरे पूरे लोकसभा के अंदर भारत सरकार से मोदी जी के माध्यम से हमको मिली है, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। तो वहीं पर उत्तराखंड के बेरोजगारों पर लाठीचार्ज को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धामी सरकार से माफी मांगने की नसीहत दे दी है। तो वहीं पर उनके कार्यालय में चमोली में हुए लाठीचार्ज को लेकर उन्होंने दोहरा मापदंड अपनाते हुए कहा कि वो घटना अलग थी और ये घटना अलग है, जबकि दोनों जगह लाठी भांजी गई है। और अब अपने बयान पर घिरते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत नजर आ रहे हैं, अपने उस समय की घटना को वो अलग बताते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि तमाम घटनाएं अलग होती हैं, हर एक घटना को दूसरी घटना से नहीं जोड़ना चाहिए और ये कहकर उस घटना का पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं। लाठीचार्ज क्यों हुआ, किस पर हुआ? और चमोली में कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, लाठियां फटकारी गई थी। लेकिन भाई साहब मुझे आप बता दो कि किसको यार कितनी चोट आई, कोई मुझे बताए तो सही। और इसलिए इस तरह की बातें करना, उससे उसकी तुलना करना वो उचित नहीं है। ये बच्चे थे, बच्चों के साथ जो कुछ हुआ, मैंने उस पर कहा कि मुझे प्रश्न पूछा आप जैसे सुधी लोगों ने जो बहुत समझदार लोग हैं, तो मैंने कहा भाई इसके अब हो गया, अब माफी मांगी जा सकती है और क्या किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे आपने, बहुत अच्छा किया मुख्यमंत्री जी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। तो उस समय आपके ओर से भी दिए थे? हाँ, जांच के आदेश दिए गए थे। जब कोई समस्या खड़ी होती है और लोगों में अनरेस्ट होता है तो सरकार फिर जांच कराती है। लाठीचार्ज तो वहीं पर बात करें उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों को अब हर महीने 3000 रुपए की छात्रवृत्ति देने की तैयारियां की जा रही हैं और इस योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की तारीफ की है। तो वहीं पर कांग्रेस ने इसको लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। हालांकि कांग्रेस ने यह कहा कि सरकार को केवल सरकार स्कूल को पढ़ाने वाले बच्चों को ही नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले मध्य वर्ग के बच्चों के लिए भी इस योजना को
लागू करना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार योजनाएं बनाती है और सिर्फ कागजों पे ही सीमित रह जाती है, लेकिन ये योजनाएं लागू की जाएं और धरातल के ऊपर इन योजनाओं को लाया जाना चाहिए। इसको लेकर एक सकारात्मक प्रयास भी करना चाहिए और अच्छी योजना ये है कि प्राइवेट स्कूलों के मध्य वर्गीय जो छात्र हैं, जो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, उनको भी सरकार इस तरह की सुविधाएं दे ताकि प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। जिस प्रकार से हमारे प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हमारे सरकारी विद्यालयों में ही अधिकतर मध्यम वर्गीय और जो गरीब तबके के लोग हैं उसमें ही शिक्षा ग्रहण करते हैं अधिकतर छात्र। इसको लेकर के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो छात्रवृत्ति का ऐलान किया है, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में जो मध्यम वर्गीय जो बच्चे हैं उनको इसका लाभ मिलेगा और साथ ही जो हमारे सरकारी जो विद्यालय हैं उन विद्यालय जिस प्रकार से छात्रों की संख्या भी की कमी लगातार हो रही थी, उसको लेकर के भी एक सुधार आएगा और इसमें आगे जो हमारे जो मध्यम वर्गीय बच्चे हैं उनका भविष्य भी स्वर्णिम होगा। इसको लेकर जिस तरह से सरकार ने जो ऐलान किया है वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कदम है और आगे इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। देखिए, धामी सरकार की घोषणाएं जो केवल जो है कोरी घोषणाएं होती हैं, वो जो है हकीकत से बहुत दूर होती है। अब उन्होंने 6 से लेकर 12वीं तक के जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं और उनमें भी जो मेधावी बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप की घोषणा की है। निश्चित तौर पर योजना अच्छी है और पहले से भी ही ये योजनाएं विभाग में मौजूद हैं किसी न किसी रूप में। और मेरा तो कहना यह है कि जो बच्चे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो अपनी फीस को भरने में अक्षम है, उन सभी बच्चों के लिए ये योजना लागू की जानी चाहिए। और अगर हमारे पर्वतीय जनपद के बेटे बेटियों को इसका लाभ मिलता है या राज्य के सभी आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को इसका लाभ मिलता है तो वो ज्यादा बेहतर होती। सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए और निश्चित तौर पर अगर बच्चों की शिक्षा दीक्षा में कहीं कमी आ रही है तो उसमें ये योजना लाभकारी हो सकती है, लेकिन ये केवल सरकारी स्कूल के बच्चों तक सीमित ना रहे। जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे हैं, अगर उनको भी इस दायरे में लाया जाता है तो तब जाकर ये योजना अपने उद्देश्यों में सफल होगी। और सरकार को केवल घोषणा तक इस योजना को सीमित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धामी पार्ट 2 में आप देखेंगे कि सैकड़ों घोषणाएं हैं जो केवल घोषणाओं के बाद फाइलों में उलझ के रह गई है और उसमें शासनादेश नहीं हो रहे हैं। सरकार गंभीरता से इस योजना को राज्य के सभी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों के लिए लागू करे, तब तो वहीं पर बात करेंगे जिला कार्यालय पौड़ी के अंदर डीएम को उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन में उत्तराखंड क्रांतिकारी दल के द्वारा राज्य सरकार पर प्रशासन व न्याय के संरक्षण का आरोप लगाते हुए पूरे प्रकरण को लेकर सीबीआई जांच की मांग उठाई। वहीं प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर अंकिता हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा दिलवाने की मांग भी की जा रही है। और इस मौके पर उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय महामंत्री सुरेश चंद्र जियाल और जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा अर्जुन नेगी के साथ सह प्रभारी पौड़ी सुधीर रावत और अनिल तिवारी और राव ध्यानी आदि लोग मौजूद रहे हैं। प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है, उसमें अंकिता भंडारी की जो हत्याकांड हुआ है उसका सीबीआई जांच हो। हमें इस सरकार पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमने बहुत लड़ाई लड़ी, नैनीताल हाई कोर्ट में भी लड़ी, सब जगह लड़ी, पर सरकार पूर्ण तरह से उनको बचाने के पक्ष में है। जो मुजरिम है पुलकित आर्या, सरकार या धामी सरकार पूरा उनको बचाने के पक्ष में है, हर तरफ से, चारों तरफ से। और अब हमें सीबीआई से अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा, ना हमें धामी से कोई उम्मीद है कि धामी हमें इसमें कोई न्याय दिला सकता है। प्रधानमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन है जिसमें विभिन्न समस्याओं को लेकर यूकेडी के एक प्रतिनिधिमंडल के द्वारा अपना ज्ञापन का वाचन भी किया गया और वहां तक पहुंचाने के लिए मुझे ज्ञापन प्रेषित किया। हत्याकांड के मामले में भी हमने ज्ञापन दिया है कि सीबीआई जांच की मांग की जाए, मांग की है हमने। हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा। हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी ने, हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के अर्जुन नेगी जी ने, इन लोगों ने इतना प्रयास किया और एक एक चीज़ सरकार के सामने रखी, लेकिन सरकार अपने नेताओं को बचाने के लिए शासन का भी दुरुपयोग कर रहा है। प्रधानमंत्री
आगे बढ़ेंगे, पौड़ी की बात करेंगे। पौड़ी में इस साल सर्द मौसम के बावजूद भी बर्फबारी न होने का सीधा असर अब सेब की बागवानी पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और उद्यान विभाग की माने तो बर्फ न पड़ने से फलों को नमी नहीं मिलने की वजह से हाई चिलिंग वैरायटी के सेब की पैदावार आने में समय में काफी वक्त लगता हुआ नजर आ रहा, जिससे हाई चिलिंग वैरायटी के सेब की बागवानी कर रहे काश्तकारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल जिले के थलीसैंड सहित अन्य सर्द इलाकों के अंदर हाई चिलिंग वैरायटी के सेब की बागवानी अधिक की जाती है, लेकिन इस साल बर्फ न पड़ने से फलों के मौसम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी जरूरत लोगों को भी है और फलों की पैदावार इसमें कम होती हुई नजर आ रही, जिससे वजह से पौड़ी और पौड़ी के आसपास के क्षेत्र में जो फलों की पैदावार है उसमें गिरावट दर्ज की जा सकती है। बारिश जो हुई है ये तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन बर्फ़बारी कम होने से ये होता है कि जो हमारी हाई चिलिंग वैरायटी है सेब की, वो प्रजातियां जो 800 से 1000 घंटा जिनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है, तो वो चिलिंग रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और उसकी वजह से उनके फलों की गुणवत्ता पर, फूल पर तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन उनकी गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता। फूल आएगा, फल आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आएगा। लेकिन जो लो चिलिंग वेराइटीज़ हैं, जैसे कि उसमें एक 0 माइन वेराइटी और भी कुछ वेराइटीज़ हैं, उनके ऊपर तो वहीं पर 16 मार्च से अब बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो शुरू होती हुई नजर आएंगी। आपको बताएं कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित हाई स्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2023 से प्रदेश के अंदर 16 मार्च से शुरू होगी, जिसको लेकर सोमवार को बोर्ड सभागार के अंदर आयोजित बैठक में सचिव डॉक्टर नीता तिवारी भी मौजूद रही और प्रदेश भर के अंदर आए मुख्य शिक्षा अधिकारियों को बोर्ड परीक्षा नकल विहीन एवं पारदर्शिता से कराने के निर्देश दिए हैं। और उन्होंने ये बताया कि परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहने वाला। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि बोर्ड परीक्षा प्रदेश के 12,1253 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी और उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि 198 संवेदनशील तथा 15 अति संवेदनशील केंद्र भी बनाए गए। सचिव ने बताया कि इस वर्ष हाई स्कूल में 1,32,115 और इंटरमीडिएट में 1,27,324 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। आगे बताया कि परीक्षा नकल विहीन रहे, उसको लेकर भी पारदर्शिता बरती जाएगी। 16 मार्च से हमारी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। उसी के संबंध में हमने आज यहाँ बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारी और उप नियंत्रक और बोर्ड के सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। इस वर्ष हमारे हाई स्कूल में 1,32,115 और इंटर में 1,27,324 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं और 1,253 हमारे परीक्षा केंद्र हैं। इनमें 198 संवेदनशील हैं और 15 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं। परीक्षा संबंधी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इसके लिए हमने सारे मुख्य तो वेबर खबर अब सितारगंज से है। सितारगंज के बगोरी गांव के अंदर एक अज्ञात महिला की लाश मिलने से हड़कंप मचता हुआ नजर आया है और इसी को लेकर पुलिस के माध्यम से सितारगंज चिकित्सा केंद्र में उसको लाया गया है। उपस्थित डॉक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि लगभग 2 बजे एक महिला की लाश हमारे अस्पताल के सितारगंज में लाई गई और वो लाश दरअसल अज्ञात थी। पोस्टमार्टम के बाद ये पता लग सका है कि मृत्यु का कारण आखिर क्या रहा और किस तरीके से इसकी मृत्यु की गई है। महिला की लगभग उम्र जो है वो 24 से 25 वर्ष के आसपास की बताई जा रही है और सितारगंज पुलिस जो है आगे की कार्रवाई कर रही है। दोपहर 2 बजे पुलिस के द्वारा एक अज्ञात महिला को हमारे हॉस्पिटल में लाया गया था, जो मृत अवस्था में ही यहाँ लाया गया है और ये पुलिस को अननोन में ही मिली है बॉडी। अभी अज्ञात इसकी शिनाख्त के लिए पुलिस में आगे की कार्रवाई हो रही है और पोस्टमार्टम के बाद ही इसकी मौत का वजह पता चल पाएगी। ये बगौरी से पुलिस के माध्यम से ही लाई गई है हमारे पास और मृत अवस्था में ही आई थी। दोपहर 2 बजे पुलिस के द्वारा एक अज्ञात महिला को हमारे हॉस्पिटल में लाया गया था, जो मृत अवस्था में ही यहाँ लाया गया है और ये पुलिस को अननोन में ही मिली है बॉडी। अभी अज्ञात इसकी शिनाख्त के लिए पुलिस में आगे की कार्रवाई हो रही है और पोस्टमार्टम। उधर बात करेंगे सिडकोल के अंदर लगी जेटसेट वेलनेस कंपनी के वर्करों ने नगर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे के साथ मुलाकात की है और ये कहा कि 1 तारीख को हमारे द्वारा जन जागृति रैली को निकाला जा रहा, जो कि सिसोहना से चालू होकर सितारगंज उप जिलाधिकारी के समक्ष पहुंचेगी और इस रैली में आपका होना अति आवश्यक है। और वहीं पर हरीश दुबे ने नगर पालिका चेयरमैन ने यह बताया है कि सिडकोल से कंपनियों का पलायन लगातार हो रहा है और कंपनियां बिना बताए बंद हो जाती हैं और कंपनियों का इस तरीके से बंद होना हमारे शहर के लिए लाभदायक नहीं होगा और इसी तरीके से हमारे शहर के अंदर
बेरोजगारी लगातार फैलती हुई नजर आ रही। सिडकोल लगाने के नाम पर पहले तो समस्त जंगल और खेत नष्ट कर दिए गए हैं और उसके बाद लगी कंपनियां यहां से लगातार भाग रही हैं। इसको लेकर हम अधिकारियों से अपनी मांग रखने वाले हैं और इन कंपनियों को भागने से रोका जाए, वरना लाखों वर्कर जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे और शहर सितारगंज का हाल गाँव से बदतर होता नजर आएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि कंपनी के वर्कर नहीं मिले हैं और हम कंपनी के वर्करों से मिल रहे हैं, क्योंकि ये वो सहारा है जिससे हम जो है कि सिडकुल के अंदर स्थापित कंपनियों का लगातार जो पलायन हो रहा है, ये वो सहारा है हमारे, जिनके सहारे हम चलकर इस पलायन को रोक सकते हैं। इसलिए मैं इन लोगों से जुड़ा और मैं अपने आप को अगर जनप्रतिनिधि कह रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, जो फैक्ट्रियां भाग जाने के कारण हमारे क्षेत्र का जो है कि पूरा व्यापार चौपट होने की स्थिति में आ गया है, वो व्यापार चौपट ना हो। फैक्ट्रियां 63-64 फैक्ट्रियां भाग गई, 15,000 मजदूर हमारे जो यहाँ कार्यरत थे भाग गए, जिनसे हमारे दुकान वालों को, टुकटुक वालों को, भवन स्वामियों को आय होती थी, वो सारी आय चौपट होती चली जा रही है। इस तरीके से अगर लगातार कंपनियां भागती रही और मजदूर हमारे भागते रहे तो आने वाले समय में हमारा क्षेत्र। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहे। ओंकार।